Good evening, all of you. Today is my topic, sir. Accounting for not-profit organizations. Chapter number first, lecture number first, class 12, NCERT and CBSE बोर्ड. देखिएगा शाम की समय अब मैंने क्लास स्टार्ट की है अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की होगी, वो मैं मॉर्निंग्स के अंदर करूंगा क्योंकि एक एक चैप्टर करके हम काम करते रहेंगे. ठीक है सर. देखिए, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे. संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे. तूफानों की क्या मिजाजो जलते दीप बुझाएंगे. तूफानों की क्या मिजाजो जलते दीप बुझाएंगे. ठीक है सर. चलिए इस चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूं. देखिएगा, सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर यही है क्योंकि यार कई जनों को क्या है यार ये चैप्टर आपके हो गया तो यार सब बच्चे मना कहते हैं कि सर नहीं हमारे चैप्टर ये तैयार नहीं है पूरा. तो यार बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये चैप्टर आपके भी फेवरेट होगा. ठीक है. सबसे बहुत अच्छा चैप्टर फिर आप यही कहोगे कि आज सर यही है क्योंकि इस बार वापस एनसीईआरटी की किताबें लागू कर दी गई है, इसीलिए कह रहा हूँ. चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है सर. चैप्टर का नाम आपके ये है. देखना बहुत अच्छे से समझना. पहले मैं डेफिनेशंस लिख लेता हूँ. हिंदी में हम कहते हैं गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखे, या ये कह सकते हो कि अलाभकारी संस्थाओं के लेखे. इसे हम एनपीओ के नाम से जाना जाता है या एनजीओ को. एक बात यहाँ पे हो सकता है लाइट का रिफ्लेक्शन सारा है, इसीलिए हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो जाए. पहले मैं मुझे लिखने दो, उसके बाद में आपको मैं समझाता हूँ. एनी ऑर्गेनाइजेशंस was a main object is not to earn a profits. They are created for members society, charity, it is done. समझने का प्रयास करना. इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिएगा, आपने एक ओल्ड मूवी देखी होगी. आपने एक ओल्ड मूवी तो देखी होगी. ठीक है. और उस मूवी का नाम है, क्योंकि मुझे लेटेस्ट मूवी का नाम भी याद नहीं है. ठीक है. तो मैं ओल्ड मूवी का नाम भी लिख रहा हूँ. जिसका नाम है सर मिस्टर इंडिया. और आपको पता होगा इस मूवी के अंदर हीरो कौन है सर? तो वो है मिस्टर अनिल कपूर. मिस्टर अनिल कपूर, ये आपको याद है. और इसके अंदर जो हीरोइन कहते हैं वो आप है मिसिस श्री देवी. ठीक है, ये आपको पता है. अब सर
आप हमें कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपने इस मूवी के अंदर देखा होगा कि जो मिस्टर अनिल कपूर है वो अपने घर पर कुछ अनाथ बच्चों को, ये इसका घर है, किसका? अनिल कपूर का, ठीक है। मिस्टर अनिल कपूर का ये जो घर है और इस घर के अंदर अनाथ बच्चों को रखा जा रहा था। कौन से बच्चे? अनाथ बच्चे, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं सर? चैरिटेबल, ठीक है, चैरिटी कह सकते हैं। लोगों का कहना था कि भाई क्या ये जो बच्चे हैं ये बच्चे आपके हैं? तो सर के नहीं, ये बच्चे मेरे नहीं है। इसका मतलब वो क्या है? आपके चैरिटी है। और जो अनाथ आश्रम में होते हैं जहाँ पर बच्चों की सेवा की जाती है उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? ऑर्फेज। ऑर्फेज के नाम से हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं अनाथ आश्रम, ठीक है। जहां पर इन बच्चों की क्या होती है? सुविधा की जाती है, सेवा की जाती है। यानी कि देखिएगा कुछ ऐसी भी संस्था होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होती है, जिनका उद्देश्य होता है केवल और केवल सेवा कार्य करना, सामाजिक सेवा, सोशल सोसाइटी करना, सर्विस प्रोवाइड करना। यानी कि इस एग्जाम्पल के अंदर मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो अनिल कपूर था, उस अनिल कपूर का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि केवल और केवल सेवा देना, इसका क्या था? ये मुख्य उद्देश्य था, ठीक है सर। और मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपने जैसे कि मान लीजिएगा कोई अगर पर्सन अगर रिच है, रिच बोले तो अमीर व्यक्ति है, रिच बोले तो सर अमीर व्यक्ति है, ठीक है। भगवान ने इस अमीर व्यक्ति को बनाया है। इस अमीर व्यक्ति ने एक क्या बनाया है सर? हॉस्पिटल। क्या बनाया है? हॉस्पिटल। कि भाई भगवान ने मुझे दिया है कुछ तो मैं किसको दूंगा? आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान ने मुझे कुछ दिया है जो मेरे लिए दिया है और मैं आपके लिए, ठीक है। यानी कि इस अमीर व्यक्ति ने एक हॉस्पिटल बनाया है, ठीक है। और उस हॉस्पिटल का मान लीजिएगा नाम मैं दे देता हूँ मिस्टर लाला, ठीक है, मिस्टर लाल दे देता, चलिए मिस्टर लाल हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के अंदर भाई इस व्यक्ति ने कहा है कि कोई भी गरीब व्यक्ति है जो इलाज नहीं करवा सकता, जो मेडिसिन इसके पास में मेडिकल के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो बंदा इस हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर केवल और केवल सर्विस प्रोवाइड करना, केवल और केवल क्या है सर? सेवाएं देना, ठीक है सर। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे सेवा देना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है सर? चैरिटी। क्या है सर? चैरिटी है, यानी कि सोसाइटी का वेलफेयर कह सकते हैं। और एग्जांपल सुनिएगा, यानी कि मान लीजिएगा भाई अगर फ्यूचर के अंदर अगर इस हॉस्पिटल का नाम अगर हम दे भी दे तो भाई किसी इस व्यक्ति के नाम से होगा या तो हॉस्पिटल, ठीक है, कि भाई मिस्टर लाल चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, इस प्रकार से नाम होगा। और इस प्रकार से लोगों की क्या होगी? लोगों की क्या होगी? सेवा होगी, ठीक है, जहाँ पे लोगों को आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ भी उपलब्ध होगी। तो यहाँ पे कोई लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि किसी ट्रस्ट का है, ठीक है, बिल्कुल। अब एक एग्जांपल देखिएगा भाई, मान लीजिएगा किसी टेम्पल की अगर मैं बात करूं, किसी मंदिर या गुरुद्वारा, ठीक है, और पता होगा आपको कि भाई किसी ट्रस्ट के अंदर क्या आता है? मंदिर आता है। किसी ट्रस्ट के अंदर, ध्यान रखना, ट्रस्ट के अंदर मंदिर है।
टेंपल वालों यानी कि मंदिर या गुरुद्वार वालों का कहना है कि भाई ये आपका क्या है, एक मंदिर है, ये आपका क्या है सर, एक मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर भगवान को क्या चढ़ाया जाता है सर, हलवा। भगवान को हम हलवा चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, बिल्कुल सर चढ़ाते हैं, ठीक है, मिठाई हम चढ़ाते हैं। इन मंदिर वालों का जो मंदिर के जो ट्रस्ट है, इन ट्रस्टियों का कहना है, इन ट्रस्टियों का कहना है कि भाई आप लोग जो हलवा ला रहे हैं, ठीक है, एक काम कीजिएगा, अगर आप ये हलवा अगर आप बाहर से अगर आप परचेस करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, खराब क्वालिटी का भी मिल सकता है, महंगा भी मिल सकता है। तो इससे अच्छा क्यों नहीं आप ये जो हलवा है, आप ये हलवा मंदिर से खरीदो। आप ये जो हलवा है ये आप कहां से खरीदो, मंदिर से परचेस करो, ठीक है। अब बताइए इन ट्रस्ट वालों का क्या मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है क्या? बताइए, क्या मेन ऑब्जेक्ट इनका लाभ कमाना है क्या? तो सर इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। यहाँ पर इन ट्रस्टियों का कहना है कि भाई पब्लिक बाहर से परचेस करे तो क्यों नहीं, अगर पब्लिक यहाँ से परचेस करे तो हम सर कम रुपए में दे देंगे, भाई 25 रुपए में आप हलवा यहाँ से लेकर जाइए और भगवान को चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए की हुई कि नहीं हुई? हुई है। भाई आपको पता होगा कि मान लीजिएगा किसी टेंपल के अंदर या किसी टेंपल या किसी गुरुद्वारे के अंदर आपको पता है कि भाई लोगों की सुविधा के लिए क्या करते हैं, भाई भोजन की व्यवस्था करते हैं। कितने रुपए में? कि भाई 25 रुपए में कुछ आप पैसा दीजिए, 10 से 20 रुपए दीजिए और फुल पेट भोजन करके जाइए। कहते कि नहीं कहते? तो यहाँ पर जो भोजन कराने का जो मुख्य उद्देश्य है, तो क्या ये जो भोजन कराने का उद्देश्य है, तो क्या यहाँ पे ये प्रॉफिट के उद्देश्य से है क्या? ये क्या लाभ कमा रहे क्या? सर ये लाभ नहीं कमा रहे, यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं, यानी कि केवल और केवल आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि चैरिटेबल आप कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे चैरिटी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है सर, चैरिटी है। यानी कि ट्रस्टियों का कहना था कि भाई अगर आप मंदिर से अगर आप ये हलवा लेते हैं तो भाई जो भी पैसा आएगा वो पैसा कहाँ पे आएगा, मंदिर के अंदर आएगा, और जो पैसा मंदिर में आएगा वो खर्चा भी कहाँ लगेगा, मंदिर के अंदर ही खर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई लाभ तो हुआ नहीं, कोई पैसा अगर बचेगा तो वापस यही काम में ले जाएगा, कोई किसी के पॉकेट में तो जाने वाला नहीं है, ठीक है सर। और एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो दे सकता हूँ सोसाइटी से संबंधित, यानी कि यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि सर एनी ऑर्गेनाइजेशंस वाज मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न ए प्रॉफिट, यानी कि कुछ ऐसी या कोई ऐसी संस्था जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। जैसे कोई समाज है, किसी समाज के अंदर कोई सदस्य है, कोई दान करना, कोई चंदा देना, तो वो कोई लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, वो केवल केवल आपके लिए क्या दे रखे हैं, सेवा के उद्देश्य से, केवल चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, सामाजिक सेवा कह सकते हैं या मानवीय सेवा कह सकते हैं, ठीक है सर। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एक इसको नोट कर देना, ठीक है। चलिए चलिए एक एग्जांपल और देखिएगा। मान लीजिएगा ये कोई क्या है, एक सोसाइटी है, ये क्या है, सोसाइटी, और इस सोसाइटी के अंदर क्या रहते हैं, मेंबर्स, लोग रहते हैं, सदस्य, ठीक है, क्या रहते हैं, सदस्य। यानी कि इस सोसाइटी के
अंदर एक क्या होता है, एसोसिएशन होता है। क्या होता है सर, एसोसिएशन, ठीक है, जिसे हम सर RWA के नाम से जाना जाता है। RWA यानी कि एसोसिएशंस रेसिडेंट ऑफ वेलफेयर, ठीक है, यानी कि सोसाइटी बनाई जाती है और इस सोसाइटी के अंदर कुछ कोई हेड होता है, ठीक है, कोई हेड होता है, कोई प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करता है। तो भाई इस हेड या प्रेसिडेंट है, इस एसोसिएशन का क्या मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना है? बताइए, क्या इसका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना है? नहीं सर। जब किसी सोसाइटी के अंदर कोई कार्य करवाना है तो यहाँ पर जब मान लीजिएगा फंड नहीं होता, जब यहाँ पे फंड अगर नहीं होगा तो ये कहाँ से मांगेगी? इन मेंबर से तो मांगेगी। इन मेंबर से तो भाई मांगने की कोशिश करेगा कि भाई पर मेंबर कितना दे दो, 500 रुपए दे दो। कि भाई कोई क्लब हाउस है और उस क्लब हाउस के अंदर भाई मान लीजिएगा खेलने की सामग्री नहीं है बच्चों के लिए, उसके भाई खेलने की सामग्री मंगवानी है तो कि भाई 500 रुपए एकत्रित कीजिएगा, क्योंकि भाई हर मेंबर 500 रुपए दीजिएगा। तो यहाँ पर एक 500 रुपए देने का ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये प्रॉफिट के उद्देश्य से ले लेंगे? नहीं, ये प्रॉफिट के बेस पर नहीं है। ये क्या है, ये एक सर्विस प्रोवाइड करा रहे, यहाँ पे क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने बता दिया आपको कि भाई होती क्या है, यानी कि कुछ हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये आपकी सामाजिक सेवा के उद्देश्य से, ठीक है, क्योंकि आपसे 10-20 रुपए दिया जाता है तो वो केवल खर्चे के लिए होते हैं, यानी कि जहाँ पर सेवा की जाती है तो वहां पर भी खर्चे तो होते ही है। ऐसा नहीं कि वहां पे फ्री में होगा, अरे फ्री में नहीं होगा। पहले मैं मान लीजिएगा आपको कह देगा मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन खर्चा तो आने वाला ही है। मैंने आपके लिए एक रूम ले लिया और मैं आपसे 1 रुपए नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे इस रूम का किराया लग रहा है, लाइट का बिल चल रहा है, मुझे पढ़ाने के लिए जो इंक लाने इंक का तो पैसा लग रहा है। अगर मैं मान लीजिएगा हाँ ये करता हूँ कि भाई आपसे मैं मान लीजिएगा 10-20-50 रुपए आपसे ले रहा हूँ या 100 रुपए ले रहा हूँ, तो भाई वो प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं है। इसका मतलब वो क्या है, मैं केवल सेवा में लगा रहा हूँ, यानी कि जो आपने पैसा दिया वो मैं उसी पर व्यय कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो मैंने आपको बता दी यहाँ तक। अब इसकी मैं अकाउंटिंग पर बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब भाई इसकी अकाउंटिंग पर क्या बात है कि पता होगा एक जो बिजनेसमैन होता है, उस बिजनेसमैन के अंदर आपको पता है कि भाई हम क्या करते थे, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते थे, जर्नलाइजिंग करना, लीजर करना, ठीक है, ट्रायल बैलेंस करना, और उसके बाद में हम फाइनल अकाउंट बना के वहां पर हम क्या कर रहे थे सर, प्रॉफिट को फाइंड आउट कर रहे थे। वहां पे हम क्या कर रहे थे सर, प्रॉफिट को फाइंड आउट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, प्रॉफिट को फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको पता होगा, अभी मैंने एग्जांपल दे दिया मिस्टर अनिल कपूर वाला, ठीक है। चलिए एक वो पिक्चर आएगा बीच में बता रहा, इस पिक्चर को देखिएगा, जो भी मैंने बताया था भाई अनिल कपूर है। इस अनिल कपूर का क्या मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था क्या? नहीं, इसका मतलब वो यहाँ पे क्या कर रहा था सर, चैरिटी था। भाई मान लीजिएगा अच्छे पिक्चर है, मान लीजिएगा अगर इसके पास में अगर कोई पैसा नहीं होगा, ठीक है, यानी कि अगर फंड नहीं होगा तो वो भाई किससे मांगेगा, एज ए पब्लिक से तो मांगेगा, मेंबर से तो मांगेगा कि भाई पैसा नहीं है तो पैसा लाने पड़ेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसकी मैं और अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूं कि भाई सीधी सी बात है, एनपीओ के अंदर जो हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहे होंगे कि सर ये जो
ऑर्गेनाइजेशन से इनका एक तो सर मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है, एक हम सामाजिक सेवा करते हैं, तो सर फिर हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? भाई सीधी सी बात है, जहाँ पे खर्चे हो रहे हैं, इनकम हो रही है, ठीक है, जहाँ पर लोगों से पैसा लिया जा रहा है, तो बिल्कुल सब वहाँ पे अकाउंटिंग करना जरूरी है, इनको भी अपना हिसाब रखना जरूरी होता है। अकाउंटिंग फॉर एनपीओस। यानी कि सर तो इस यहाँ पे अकाउंटिंग रखने का उद्देश्य क्या है? मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ तो मुझे हिसाब रखने तो भी जरूरी है, भले मैं प्रॉफिट के उद्देश्य से काम नहीं कर रहा, ठीक है सर। यानी कि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि सर जो अकाउंटिंग हो रही है, भाई आपको पता होगा अकाउंटिंग के अंदर जिस तरह हम जर्नल कर रहे थे, लेजर कर रहे थे, कैश बुक हम बना रहे थे, और उससे हम क्या कर रहे थे? प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे थे। बिल्कुल सर, यहाँ पर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएंगे, यहाँ पर भी हम सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने वाले हैं। तो सर यहाँ पर मैं बताइएगा भाई, जिस तरह आप पता आपको कि भाई आप जर्नल कर रहे थे, ठीक है, इसके जर्नल होती है, कैश बुक होती है, हाँ लेजर है, तो भाई इन सबको तैयार करने के बाद में हम यहाँ पर भी क्या करते हैं? प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट फाइंड आउट होता है उसे हम प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कहते, तो उसे हम सरप्लस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं सर? सरप्लस के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप मान लीजिएगा कोई टेम्पल है, ठीक है, कोई टेम्पल है या फिर कोई गुरुद्वारा, ठीक है, भाई मान लीजिएगा किसी गुरुद्वारे ने कोई हॉस्पिटल बना दी है, कोई हॉस्पिटल बना दिए, तो देखिएगा इस हॉस्पिटल को बनाने के बाद में खर्चे तो होने वाली है, ठीक है भाई, खर्चे तो होने वाली है, ठीक है। अब खर्चे होने वाले हैं तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत होती है? पैसों की, जिसे हम क्या कहते हैं सर? यहाँ पे इनकम। और यहाँ पर मैं इनकम कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई पैसे दो मुझे, नहीं सर, यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो सर हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हम कहेंगे जनता को या जो भी यहाँ पे पब्लिक आएगी इतना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये कहेंगे कि भाई आपको अगर हमारे हॉस्पिटल के अंदर या हमारे जो ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल यहाँ पर अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो इसके लिए आपको एक पर्ची कटवानी होगी 25 रुपए की, मान लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस 25 रुपए की पर्चेस करवाते हैं तो हम आपको एक कार्ड बना के देंगे, ठीक है, और इस कार्ड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? इस कार्ड के माध्यम से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और इस कार्ड बनाने के आप भी क्या कर सकते हैं? हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में आप भी आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि भाई मान लीजिएगा, अगर सपोज कीजिएगा मेरा खर्चा होता है 1 लाख रुपए और मेरे पास में मैं 25-25 रुपए से मान लीजिएगा पर्ची कटा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिएगा इस तरह से मेरा कितना हो गया पैसा? 1,20,000 रुपए। अब ये जो 1,20,000 रुपए हुए, तो यहाँ पर जो मैंने एक्सेस किए, यहाँ पर जो मैंने एक्सेस किए, तो यहाँ पर जो 20,000 रुपए एक्सेस है, तो क्या सर ये 20,000 रुपए प्रॉफिट कहलाएंगे? नहीं सर, ये जो 20,000 रुपए है ये हमारे क्या कहलाएंगे? सरप्लस। ये हमारे क्या कहलाएंगे सर? सरप्लस कहलाएंगे। और ये जो सरप्लस है ये किसी के पॉकेट में नहीं जाता। क्या ये नहीं है कि कोई पर्सन घर पे लेके जाए या अपनी जेब में डाल के लेके जाए, नहीं सर, यहाँ पर ये जो 20,000 रुपए बचा है, 20,000 रुपए जो है एक्सेस हुआ है, सरप्लस हुआ है, ये सरप्लस सर नेक्स्ट वापस अगले साल में ट्रांसफर हो गए। नेक्स्ट अगले साल में हम क्या करेंगे? इसे पोस्टपोन करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। अगर उसके अगले साल में भी अगर बच जाता है तो हम और उसके अगले साल में पैसे लगे, और अगर उसके साल में अगले साल में बचे तो और हम आगे ट्रांसफर करेंगे। लेकिन किसी भी पर्सन के जेब में पैसा नहीं जाता है।
ठीक है सर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ के अंदर, तो इसमें 3 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। एक बार आप इसका यहाँ पे ये भाई इसमें ये जिस तरीके से हम जनरल कर रहे थे, इसमें भी जनरल होती है, कैश बुक होती है, कैश लेजर होती है, और इसमें भी हम क्या करते हैं सर, फाइनल अकाउंट्स क्या करते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं बताने वाला हूँ। एक प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट थोड़ी करते हैं, यहाँ पे हम सरप्लस निकालते हैं। तो सरप्लस कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं और उसके अंदर हम निकालते हैं बैलेंस कितनी बची हमारे पास में। ठीक है, अब उसी के बारे में आप देखिएगा। चलिए, फाइनेंशियल statements of NPOs, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ NPOs, यानी कि एल आपका इस संस्थाओं के जो अंतिम वित्तीय विवरण होते हैं उसके बारे में देखिएगा। फाइनल अकाउंट्स ऑफ final accounts of NPOs include, इसमें जो हम पहला अकाउंट्स बनाने वाले हैं सर, जो फर्स्ट अकाउंट होगा आरपी अकाउंट्स। कौन सा अकाउंट सर, आरपी। आरपी बोले तो सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं सर, प्राप्ति एवं भुगतान खाते, प्राप्ति एवं भुगतान खाते। सेकंड जो अकाउंट होता है वो होता है सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और जो थर्ड होगी वो हमारी क्या होगी सर, बैलेंस शीट। थर्ड होगी वो क्या होगी सर, हमारी बैलेंस शीट। ठीक है सर। अब पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है सर, आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखिएगा, मैं इसके अंदर कुछ लिख लेता हूं कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट्स as a summary of cash book,
It is so are so are so are opening balance as cash public bank and all receipts are debit. All receipts are debit and so are all payment and closing balance bank are credit side। अब सर ये क्या लिखा है मैं आपको भी समझा देता हूं भाई। ये आपका क्या होता है सर, एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ठीक है, और इसका जो स्टेटमेंट होता है वो इस तरीके से होता है जो आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले होगा वो सर क्या होता है, जो बिगनिंग होता है ओपनिंग में होता है, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर कैश और बैंक दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, कैश और बैंक दोनों ही हो सकते हैं। इसके बाद में जो भी आपके पास में रिसिप्ट है, टू रिसिप्ट टू, या इसको मैं नीचे की ओर लिख लेता हूं, टू रिसिप्ट। सर यार ये रिसिप्ट होती क्या है, मैं वो तो बताइएगा यार, दिमाग खराब कर रहे आप। देखिएगा रिसिप्ट दो टाइप की होती है। पहला सर एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट भी नहीं बताया, यहाँ पर आप साहब कह रहे हो रिसिप्ट भी दो साइड की होती है। बिल्कुल सर, मैं भी आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। पहले रिसिप्ट दो टाइप की होती है, एक तो होती है रिवेन्यू, एक तो कौन सी होती है सर, रिवेन्यू। एक तो होती है आयकर प्राप्तियां, और एक जो होती है वो होती है आपके कैपिटल नेचर, ठीक है। यानी कि एक तो होती है आयकर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, आयकर प्राप्तियां। अच्छा, एक होती है वो पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। और फिर टोटल सर इसी तरह बाय के अंदर बाय पेमेंट। सर हम आपका इशारा समझ चुके हैं सर, ये भी दो टाइप के करने हैं। एक तो होते हैं सर रिवेन्यू, एक तो होते हैं सर रिवेन्यू, ठीक है, और एक होती है वो कैपिटल नेचर, ठीक है। और इसी तरीके से सर बाय बैलेंस शीट, और सर कैश में, तो कैश में, और बैंक के अंदर। यानी कि सर अब ध्यान से समझना,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज समरी ऑफ कैश बुक, यानी कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये किससे बनता है आपके सर, कैश बुक से। ये किससे आपके बनता है, कैश बुक से। यानी कि आपको पता होगा कि भाई जिस तरीके से जो आपकी लेजर है वो लेजर किस पे डिपेंड किया, आपके जर्नल पे। और आपको पता है कि एक जो कैश बुक होती है वो कैश बुक क्या है, एक लेजर ही तो है। एज एक आपको पता होगा संडे बुक्स के अंदर आपको पता है कैश बुक भी थी, जिससे आप सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक के नाम से आप जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है जिसमें आपको पता होगा कैश बुक में आप क्या करते थे, ऑल रिसिप्ट आर डेबिट और पेमेंट आर क्रेडिट, आप यही तो आप काम कर रहे थे जब आप कैश बुक बना रहे थे उस समय। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर भी मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो ऑल रिसिप्ट है ये सब क्या होगी सर, डेबिट। ठीक है, आप देख सकते हैं सो आर ओपनिंग बैलेंस एज ए कैश एंड बैंक, यानी कि ये जो आपको बिगिनिंग में दे रखा है, कौन सा मैं कह रहा हूं, बिगिनिंग, कौन सा कह रहा हूं सर, बिगिनिंग में। तो ये जो है ये कौन सा है, बिगिनिंग है। बिगिनिंग बोले तो सर ओपनिंग है, वो बिगिनिंग बोले तो सर ओपनिंग है। तो ये क्या होगा सर, डेबिट। ठीक है, एंड ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिट, ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिट। ये जो प्राप्ति है ये भी किस में जाएगी, डेबिट के अंदर जाएगी। ठीक है, एंड सो आर ऑल पेमेंट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक आर क्रेडिट साइड। ये पेमेंट आ गया, पेमेंट किस में जाएगा, आपके क्रेडिट साइड में। किस में जाएगा, क्रेडिट में। अब चाहे वो रिवेन्यूगत हो या कैपिटल नेचर, चाहे आपकी रिवेन्यूगत रिसिप्ट हो चाहे कैपिटल नेचर रिसिप्ट हो, दोनों रिसिप्ट हो सकती है, तो वो किस में जाएगी, डेबिट साइड में। अगर कैपिटल नेचर, अगर एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर के पेमेंट हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड के अंदर जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ही। और रिवेन्यूगत है तो भी वो किस में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है कैश का तो कैश में, और बैंक का तो बैंक के अंदर बैंक में लिखना है। कौन सा, क्लोजिंग, कौन सा, क्लोजिंग। ठीक है, और फिर आपको बैलेंस निकालने हैं। यानी कि ध्यान रखना जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो इसमें किसी भी प्रकार का टाइम पीरियड को ध्यान में नहीं रखा जाता। मैं कह रहा हूँ कि ध्यान रखना, इसमें अगर कोई भी अगर बकाया भी होगा, ठीक है, तो बकाया को भी यहाँ पे ध्यान में नहीं रखना। ओनली फॉर मैं कह रहा हूँ कि कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस अगर कोई है तो ही इस अकाउंट के अंदर आएंगे, अदरवाइज किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शंस नहीं आएगा। चाहे वो किसी भी टाइम पीरियड से क्यों न हो, चाहे वो किसी भी टाइम पीरियड से क्यों न हो। अभी आपका ईयर चल रहा 2021, अगर 2021 से संबंधित कोई भी पैसा अगर आपके पास में आया है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो नहीं आएगा। अगर आपके पास में रिसिप्ट हुआ है, रिसीव हुआ है, एडवांस में भी आया है, 2021 के मान लीजिएगा 2021 का पैसा आया या 2022 का पैसा आया या फिर मान लीजिएगा 2020 के क्यों जो पैसा है, भले 3 ईयर का अगर होगा पेमेंट तो भी इस अकाउंट के अंदर शो होगा। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार के समय को ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में एक न्यूमेरिकल्स में आपको करवा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, जितनी भी प्राप्तियां होगी वो सब किस में जाएगी, डेबिट में, और जितने भी पेमेंट है वो किस में जाएगी सर, क्रेडिट में। चलिए एक बार इसको नोट कीजिएगा, एक बार इसके बाद में एक क्वेश्चंस बता दें। चलिए आपको एक क्वेश्चंस दे रखा है जिसमें आपको कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ ए हेल्थ क्लब। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है सर, नॉर्मली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को बोल रहा है आपको। ठीक है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है सर, चलिए ओके ठीक है। हाँ, ये और कैश इन हैंड डेबिट में जाएगा, कैश इट बैंक क्रेडिट के अंदर है। सॉरी, कैश इन हैंड और कैश इट बैंक दोनों डेबिट में, सब्सक्रिप्शन डेबिट में, डोनेशन डेबिट में, इन्वेस्टमेंट परचेज है तो क्रेडिट में, रेंट पीरियड क्रेडिट में, जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट में, पोस्टेज एंड स्टेशनरी क्रेडिट में, कुरियर चार्ज क्रेडिट में, संडे एक्सपेंसेस क्रेडिट में और क्लोजिंग कैश इन हैंड क्रेडिट में। ठीक है सर, चलिए मैं आपको बोर्ड पे करवा देता हूँ।
चलिए, क्वेश्चंस तो आपने अभी देख ही लिया है, अब इसको मैं हल भी करवा देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग्स particulars taken from the cash books of health club prepare a receipt and payment account, ठीक है सर। तो इस क्वेश्चंस के अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, आपको तैयार करना है। बिल्कुल सर, तो हम कर ही देते हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो देखिएगा, आपको जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, यानी कि टू बैलेंस बीडी, ठीक है। तो सर टू बैलेंस बीडी में आपको क्या क्या दे रखा है, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। कैश इन हैंड और एक है कैश इन बैंक। तो सर ये कितना है, तो सर ये आपका है 5,000 रुपये और ये है आपका 25,000 रुपये, ठीक है सर। इसके बाद में आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शंस। देखिएगा, सब्सक्रिप्शंस की कैलकुलेशंस कैसे होती है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे नहीं आएंगे, तो सब्सक्रिप्शन से आपका 1,65,000। इसके बाद में आपको दे रखा है डोनेशंस। इसके पश्चात आपको क्या दे रखा है सर, डोनेशंस। कितना है सर डोनेशंस आपके, तो ये है सर आपके 35,000। इसके बाद में आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट परचेस। इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट परचेस। और ये है आपका 80,000 रुपये, 80,000। इसके बाद में सर आपके रेंट पेड। तो सर आपके रेंट पेड है आपके 20,000। उसके पश्चात दे रखा है आपको जनरल एक्सपेंसेस बाय जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस से आपके 21,500 सामान्य पे, ठीक है। यानी कि जितने भी रिसिप्ट हो रही है वो डेबिट में लिखने हैं और जितने भी पेमेंट हो रहे हैं वो सब क्रेडिट के अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे कैश बुक बनाए थे उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको काम करना है। उसके बाद में दे रखा है पोस्टेज एंड स्टेशनरी। तो सर बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी। तो सर ये है आपके 2,000 रुपये। इसके बाद में है सर बाय कुरियर चार्ज। कुरियर चार्जेस। तो ये है आपके 1,000। उसके बाद में है बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस।
बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके 2500। फिर है आपके क्लोजिंग यानी कि बाय बैलेंस सीडी, और सीडी में आपको दे रखा है कैश यानी कि क्लोजिंग है, ठीक है, और कैश की बैलेंस आपको दे रखी है 12,000 रुपये, ठीक है। तो अब आपको निकालना है, ठीक है, कैश का बैलेंस निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है सर। तो देखिएगा इसकी टोटल कीजिएगा तो सर इसकी टोटल कितनी हो रही है सर, सीधी सी बात है, इनको आप जोड़ोगे तो कितना होगा सर 2 लाख, और ये कितना हो जाएगा 2,30,000 यानी कि 2,30,000 रुपीज, ठीक है। अब इस साइड की टोटल कीजिएगा, आपको यहां पर निकालना है कौन सी बैलेंस निकालनी है आपको, बैंक की यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है सर। तो आप कर सकते हैं इसकी टोटल कीजिएगा 80,000 ये और 20,000 ये, 1 लाख तो ये हो गया आपका 1,21,500, 1,23,500, 1,24,500, 1,27,500, ठीक है, और ये हो गया आपकी 1,39,000। तो 1,39,000 लेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान यहाँ पे कितना है 30, यहाँ पे कितना है 9, तो भाई 1,000 तो ये हुआ और आपके 9,000 यहाँ से हुआ, यानी कि 2,30,000 रुपये है। इसकी टोटल कितनी हो रही है सर, क्रेडिट की जो टोटल हो रही है वो आपके आ रही है 1,39,000 और डेबिट की कितनी है सर 2,30,000 रुपये। तो आप घटा दीजिएगा इसमें से, तो कितना आपका आंसर आ रहा है 91,000 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो बैंक की बैलेंस कितना है सर 91,000, ठीक है सर। ये था आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। बहुत इजी है, क्या करना है, ऑल रिसिप्ट्स को डेबिट करना है और ऑल पेमेंट्स को क्रेडिट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है, मैं लिख ही लेता हूँ। मैंने भले ही आपको शॉर्ट में बताया होगा, यानी कि ये जो आपके क्या है रिसिप्ट है, ये आपकी क्या है सर रिसिप्ट है, ठीक है। और ये आपकी क्या है सर पेमेंट, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। ये आपकी डेबिट हो गई और ये आपकी कौन सी होगी सर क्रेडिट से, ठीक है सर। तो ये था आपके क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे वो सब किस में जाएंगे डेबिट के अंदर, जितने भी आपकी रिसिप्ट हो रही है वो डेबिट में और एक्सपेंसेस होगी तो क्रेडिट में, कि पेमेंट है तो पेमेंट क्या करना है क्रेडिट में, जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो खर्चों क्या क्या करना क्रेडिट के अंदर, जितने भी भुगतान हो रहा है जितने भी प्राप्तियां हो रही है उन प्राप्तियों को हम किस में लिखेंगे डेबिट पक्ष के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा जो आपकी स्क्रीन पर आ जाए। क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है होमवर्क के अंदर करना है, प्रैक्टिस के लिए करना है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कब कराऊंगा, जब किसी का कमेंट आएगा कि सर आप
करवाइए सर सॉल्यूशन, तो ही मैं करवाऊंगा, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं सीधे से कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा सब्सक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। अब एक देख लेते हैं हम डिफरेंस कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के अंदर क्या डिफरेंस है। उन डिफरेंस को देखना 2 मिनट का केवल लगेगा, ठीक है। चलिए एक बार आप इसको नोट कर देना। चलिए, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के अंदर क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस को भी देख लीजिएगा। हालांकि आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन एग्जामिनर पूछ भी देता कि आपको आना चाहिए। देखिएगा, फर्स्ट जो डिफरेंस है वो मैं बेस पे आज दे रहा हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर इट इज ए prepared on the basis of cash book, ठीक है, बेस ऑफ कैश बुक। यानी कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसका मुख्य आधार क्या है, कैश बुक। इसका जो मेन बेस है, मेन बेस क्या है सर, कैश बुक है, ठीक है। यानी कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो तैयार किया जाता है वो किसकी सहायता से होता है सर, कैश बुक, ठीक है। बट कैश बुक इट इज ए प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ each ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि जो कैश बुक है वो कैश बुक किस बेस पर है सर, तो जो कैश बुक है वो सर आपके ट्रांजैक्शंस पर है। आप ट्रांजैक्शंस क्या ला रहे हैं, मैं कह रहा हूं कैश बुक आपको अगर तैयार करनी है, प्रिपेयर करनी है, तो कैश बुक कैसे बनेगी, आपके पास में ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। आप मुझे ट्रांजैक्शंस बोलोगे, अगर आपने गलत ट्रांजैक्शंस बोल दिया तो अकाउंटिंग भी फिर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ में आया, सीधी सी बात है। यानी कि कैश बुक जो प्रिपेयर होती है वो किस बेस पर होती है, ट्रांजैक्शंस पर। बट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस बेस पर तैयार होता है सर, वो आपके होता है कैश बुक पर। वो किस पे होता है सर, आपके कैश बुक से, ठीक है। सेकंड जो डिफरेंस है वो है आपके लेजर फोलियो। ध्यान रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो कॉलम होता है उसमें जो लेजर फोलियो होता है, जो एलएफ के नाम से हम कहते हैं, तो इसका कॉलम नहीं होता। बट कैश बुक के अंदर तो होता है। आपको पता होगा, जैसे लास्ट ईयर आपने जब कैश बुक बनाई थी 11th क्लास के अंदर, तो आपको पता था कैश बुक का जब आप कॉलम बना रहे थे तो वहां पे आपके एलएफ के कॉलम खुले थे कि नहीं खुले थे। जो सी के अंदर हम शो करते, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंट्री होती थी तो हम सी के नाम से शो करते थे। बट अभी मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाया, तो इसमें आपको पता है कि एलएफ का कॉलम खोला था, मैंने नहीं खोला। मैंने डायरेक्ट आपके रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट, मैंने 4 कॉलम केवल खोले थे। जबकि कैश बुक जब आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें आपके एलएफ, जो एलएफ होता है लेजर फोलियो, उसका भी कॉलम ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद में है इंस्टीट्यूशंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केवल और केवल आपकी एनपीओ की जो इंस्टीट्यूट होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्था होती है, उसी के अंदर होते हैं। एनपीओ बोले तो नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। बट कैश बुक जो होती है वो आपके ऑल ऑर्गेनाइजेशंस भी एक एनपीओ और कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि लाभकारी और अलाभकारी दोनों संस्थाओं के अंदर कैश बुक तो खोली जाती है। यानी कि इसमें कॉमर्शियल और ई कॉमर्शियल दोनों होते हैं। यानी कि इसमें आपके गैर लाभकारी व लाभकारी संस्थाएं दोनों ही क्या होती है सर, इसमें आपके इंक्लूड होती है, ठीक है। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसमें होता है, केवल आपके एनजीओ रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो संस्थाएं होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहीं पर ये अकाउंट केवल खोले जाता है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था अभी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये आपके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में खोला जाता है? जो नॉन प्रॉफिट होती है, जो केवल सर्विस पे बेस्ड होती है, सेवा के उद्देश्य से होती है, तो वहीं पर ये अकाउंट खोले जाते हैं। बट कैश बुक होती है वो दोनों के अंदर होती है, एलपीओ के अंदर भी होगी और जो लाभ के उद्देश्य से होती है वहां पर भी खोली जाती है कैश बुक। उसके बाद में है साइड, मतलब पक्ष, ठीक है। अंडर इट देयर आर रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड स्टेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, यानी कि इसमें रिसिप्ट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड होती है। रिसिप्ट साइड जो होती है वो डेबिट में होती है और क्रेडिट साइड में क्या होता है? पेमेंट। बट कैश बुक के अंदर केवल और केवल डेबिट और क्रेडिट ही लिखने हैं। कैश बुक के अंदर तो हमको रिसिप्ट और पेमेंट लिखते हैं ही नहीं, ठीक है। तो इसमें केवल डेबिट और क्रेडिट के नाम से हम शो करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको डिफरेंस बता दिए है, इसको भी आप नोट कर देना। और मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ स्क्रीन पर। चलिए एक काम कीजिएगा, पिक्चर ला लीजिएगा। हाँ, आपकी स्क्रीन पर मैंने एक पिक्चर लाया है, ठीक है। इस पिक्चर को आप देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना, तैयार करना, ठीक है। बहुत सी सिंपल है, आप देख सकते हैं कि जो रिसिप्ट है वो डेबिट के अंदर डाल देना और जो पेमेंट है वो क्रेडिट के अंदर। जो सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, ठीक है, ओपनिंग कैश है, ठीक है, ये सब किसमें जाएंगे? डेबिट के अंदर जाएंगे। जो रिसीव किया है वो सब किसमें जाएंगे? डेबिट में। कोई सेल किया हुआ है तो वो किसमें जाएगा? डेबिट में। अगर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस हो रहा है, कोई पेमेंट हो रहा है, वो किसमें जाएंगे? किसमें जाएंगे? बाय में जाएगी, पेमेंट साइड में, ठीक है। इसमें आपको किसी भी ईयर से रिलेटेड कोई मतलब नहीं, इसमें तो आप कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देखो और अमाउंट भरते जाइए डेबिट में। अगर कोई प्राप्त हो रहा है तो डेबिट में और जा रहा है तो क्रेडिट में, ठीक है। चलिए पिक्चर डाल दीजिए। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था, इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बिल्कुल सर। तो अब मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस ध्यान रखना। 2-3 दिन तक तो आपको बहुत टेंशन लगेगी, ये चैप्टर भी कैसा आया। जिस तरीके से आप 11वीं क्लास के अंदर आपको दिक्कत होगी फाइनल अकाउंट्स के अंदर कि भैया डायरेक्ट कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम कौन से, वहां पे पहचानने में आपको समस्या हो रही थी एडजस्टमेंट के अंदर, तो ठीक है। तो यहाँ पर इतनी आपको समस्या नहीं होगी, केवल आपको 2-3 दिन में आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट के अंदर बता देना, सवाल भेज देना, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर। ओके, बाय।